Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the transmutation by proton. ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशंस या स्मॉल साइज पार्टिकल्स को फॉल करवाते हैं। तो एज अ रिजल्ट रिएक्टेंट न्यूक्लियस किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। तो आज हम प्रोटॉन को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसम्यूटेशन को देखेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन्स। ये किसकी टाइप है? ये हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन की टाइप है, क्योंकि इसमें हम प्रोटॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल खुद अपने टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाएंगे और उसको ब्रेकअप करवाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन क्या होते हैं। द प्रोटॉन इज द हाइड्रोजन न्यूक्लियस डिनोटेड बाय H11 और P इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियस में दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। वैसे तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसे हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम कहते हैं। लेकिन इन इन आइसोटोप्स में से 2 आइसोटोप्स हमारे पास वो हैं जिनमें न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, जो कि ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है। इनमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स है वो हमारे पास प्रोटियम होते हैं, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन है वो क्या है? वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होने चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के केस में उसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो प्रोटॉन है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है। और प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? H11। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है, इसका मतलब मैस नंबर। हमें पता है मैस नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो जब इसमें न्यूट्रॉन हमारा 0 है और प्रोटॉन 1 है, तो 0 + 1 = 1। तो मैस नंबर इसका 1 है, जबकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद की बात होती है। तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन 1 है, तो इसलिए जो हमारा प्रोटॉन है उसको हम H11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और P और सिंपल P की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। It was discovered by Rutherford in 1919. It was used as a projectile for nuclear transmutation in 1932 by Cockcroft and Walton. सबसे पहले प्रोटॉन को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में इस्तेमाल किया गया। 2 साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, एक कोक्रोफ्ट और दूसरा वाल्टन। इन दोनों ने इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ, हिस्ट्री में पहली दफ़ा जब हमने प्रोटॉन की मदद से ट्रांसम्यूटेशन करवाई थी, जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन जब करवाए तो जो न्यूक्लियाई के अंदर तो प्रोटॉन न्यूक्लियाई जो हमारे पास लिथियम था उसके ऊपर हमने प्रोटॉन को फॉल करवाया। लिथियम के न्यूक्लियाई के ऊपर हमने क्या किया? हमने प्रोटॉन को फॉल करवाया। कोक्रोफ्ट और वाल्टन ये हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया। जो प्रोटॉन थे उसको एज अ प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किया गया और इन प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास थी वो 0.1 से 0.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक रखेगी। जब इतनी हाई एनर्जी का प्रोटॉन हमने लिथियम के ऊपर फॉल करवाया तो वहाँ से कुछ रेडिएशंस खारिज हुई, और वो जो रेडिएशन वहाँ से इमिट हुई या वो जो पार्टिकल्स इमिट हुए थे वो क्या हुए? एक सामने पड़ी स्क्रीन के साथ जाके टकराए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक स्क्रीन का इस्तेमाल किया। अब जो ये रेडिएशन या ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे तो ये सामने पड़ी एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकराए। जब वहाँ पे प्लेट पर टकराए तो वहाँ पे सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हुई। सिंटिलेशन मतलब एक चमक पैदा हुई और बाद में उस चमक को डिटेक्ट किया गया। बहुत ज़्यादा मेथड होते हैं डिटेक्ट करने के पार्टिकल्स को। तो इन सिंटिलेशंस को डिटेक्ट किया गया तो पता चला कि जो हमारे पास पार्टिकल्स इमिट हुए हैं वो पार्टिकल्स हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करवाई गई उसमें हमने कौन से पार्टिकल डिटेक्ट किए? हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया। The first case of artificial nuclear disintegration with proton is carried out by
व्हेन प्रोटॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल ऑन द लिथियम टारगेट। जब हमने लिथियम के न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन का फाल करवाया तो ये हमारे पास पहली दफ़ा एक आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन करवाएगी। Cockcroft and Walton bombard lithium with the proton having energies of 0.1 मेगाइलेक्ट्रोवोल्ट टू 0.7 मेगाइलेक्ट्रोवोल्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि लिथियम के ऊपर जो प्रोटॉन फॉल करवाया उसकी एनर्जी थी 0.1 मेगाइलेक्ट्रोवोल्ट टू 0.7 मेगाइलेक्ट्रोवोल्ट। This scintillation caused by a particle ejected from the lithium were observed on a zinc sulfide screen placed at a short distance away। तो ये जो हमारे पास रेडिएशन जब लिथियम के ऊपर इस प्रोटॉन को फॉल करवाया गया तो जो लिथियम था उसके अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट हुई, एक सिंटिलेशंस इमिट हुई। और जो सिंटिलेशंस होती हैं ये दरअसल एक ग्लो और चमक होता है। तो इन सिंटिलेशंस को फोटोग्राफी जो हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी उस पर देखा गया। ठीक है, उस पर जब ये फॉल हुई तो वहाँ पे इनको डिटेक्ट किया गया कि ये सिंटिलेशंस हमारे पास कौन सी थी। The emitted particles are identified as the alpha particles through their tracks in the cloud chamber। अब इस बात का क्या मतलब? अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास जो सिंटिलेशंस है लिथियम टारगेट के अंदर से निकल रही थी तो वो सिंटिलेशन जो चमक पैदा हो रही थी तो क्या किया, उसको डिटेक्ट करवाना था कि हमारे पास कौन से पार्टिकल्स हैं या कौन सी रेडिएशंस आ रही हैं। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि वो अल्फा पार्टिकल्स थे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कैसे किया गया? तो जो अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं और इन मेथड में जो हमारे पास मोस्ट कॉमन टेक्निक इस्तेमाल होती है वो हमारे पास क्लाउड चैम्बर होता है। अब होता क्या है, हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज होती हैं। इन तीनों जो हमारे पास ये रेडिएशंस होती हैं ना, आयोनाइजेशन रेडिएशंस, इन तीनों का पाथ डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लाउड चैम्बर के अंदर से इन रेडिएशंस को पास करवाते हैं। तो इन रेडिएशंस का पाथ, चूँकि तीनों का पाथ डिफरेंट है, तो इन रेडिएशन का जो पाथ है वो हमें बता देगा कि क्या ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या ये बीटा पार्टिकल्स हैं, या ये हमारे पास गैमा पार्टिकल्स हैं। तो जब लिथियम के केस में लिथियम के ऊपर प्रोटॉन फॉल करवाया गया तो वहाँ से जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी उनको क्लाउड चैम्बर में भेजा गया। तो उन रेडिएशंस के पाथ ने हमें ये बताया कि इस वक्त हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन करवाया गया इसमें हम क्या हमें मिला, आउटगोइंग पार्टिकल हमारे पास क्या थे, जो हमने पार्टिकल प्रोड्यूस करवाए वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे। और ये वही रिएक्शन है, ये वो पहला रिएक्शन है जिसमें देखा गया कि आइंस्टाइन ने जो कहा था कि हम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी रिएक्शन के ज़रिए पहली दफ़ा ये बात भी साबित की गई कि हाँ हम कर सकते हैं, हम मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द न्यूक्लियर रिएक्शंस व्हेन लिथियम इज बम्बार्ड विद प्रोटॉन। अब ये जो हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, जब हमने क्या किया, लिथियम के ऊपर प्रोटॉन को फाल करवाया। जब हमने लिथियम के ऊपर प्रोटॉन को फाल करवाया तो क्या हुआ, जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस, कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास वो न्यूक्लियस होता है कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिलती हैं, आप देखें ना लिथियम और प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं तो एक हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियाई मिली, कंपाउंड न्यूक्लियस मिला जो इसको ऑब्जर्व करेगा। और इस कंपाउंड न्यूक्लियस की लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे पास ब्रेकअप हो जाता है और हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियाई मिल जाती हैं। तो लिथियम का मैस नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। जब हमने प्रोटॉन को फाल करवाया तो जाहिर सी बात है उसके एटॉमिक नंबर में भी इजाफा हुआ, उसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया। और हमें पता है एटॉमिक नंबर 4 ये बेरिलियम का होता है और जो उसका मैस नंबर है उसमें भी एक का इजाफा हुआ। तो ये हमारे पास हम दरअसल जो हमारे ना किसी भी एलिमेंट की जो हम आइडेंटिटी है ठीक उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी एटॉमिक नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 जो एटॉमिक नंबर आता है ना उसके बेस पे उसका नाम हम दे देते हैं। अब चूंकि उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 4 हुआ है तो इसका मतलब जो लिथियम है वो किस में चला गया, बेरिलियम में चला गया। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस है, जब ये अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट कर लेगा तो क्या होगा कि जब एक्साइटेड स्टेट में गया है ना, जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो ये अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगा, कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा। तो जो इसने 2 पार्टिकल्स इमिट किए वो हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स थे।
तो इस रिएक्शन में क्या देखा गया कि क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 2 यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन की। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसम्यूटेशन बाय हमने फोटोन देखी, तो ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन में भी हमने उसके फर्दर रिएक्शन देखे कि हम क्या क्या रिएक्शन इसमें देख सकते हैं, कि हम क्या फॉल करवा रहे हैं और क्या हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल आ रहा है। सेम इसी तरह अब हम कुछ ट्रांसम्यूटेशन बाय प्रोटॉन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो पी है यानी प्रोटॉन हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, उसको हम टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाएंगे, ठीक है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में फिर चला जाएगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो वो प्रोडक्ट साइड पे हमें एक पार्टिकल देगा, और वो पार्टिकल कौन से होंगे, अल्फा पार्टिकल्स होंगे। द जनरल टाइप ऑफ द पी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन इज H11 प्लस एक्स ए जी। अब हमें पता है कि हम किसी भी न्यूक्लियाई को जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, एक्स और ए स्टैंड फॉर मैस नंबर, जी स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर। अब जब प्रोटॉन को फॉल करवाएंगे तो जो हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी रिएक्टेंट न्यूक्लियाई होगी, वो क्या होगा, उसको ऑब्जर्व करके कंपाउंड न्यूक्लियस बना देगा। अब कंपाउंड न्यूक्लियस बना है A+1 है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन को फॉल करवाया तो उसके मैस नंबर में भी इंक्रीमेंट हुआ और उसके एटॉमिक नंबर में भी इंक्रीमेंट हुआ। अब इस रिएक्शन में हम हीलियम निकाल रहे हैं, ठीक है। हीलियम, इसका मतलब उसके मैस नंबर में, उसके मैस जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हमारे पास आई है उसके मैस नंबर में 4 की कमी होगी, एटॉमिक नंबर में 2 की। तो जो हमारा वाई होगा वो A-3 और जी हमारा, और जी जो हमारा एटॉमिक नंबर वो कितना होगा, Z-1, क्योंकि यहाँ से हम हीलियम को निकाल रहे हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह। अब हम देखें कि ये जो हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस है वो हमारा यहाँ पे लिखा है A+1, ठीक है। अब इसमें से हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हीलियम को, तो माइनस कर दें 4 को, तो एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, A-3। तो देखें प्रोडक्ट साइड पे यही चीज़ आ रही है, वाई उसके सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है A-3। अब कंपाउंड न्यूक्लियस में नीचे लिखा है Z+1। अब यहाँ से हमने हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर में 2 की कमी लानी है, तो क्या होगा, Z+1, ठीक है, -2। तो एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, Z-1। तो यही इसके हमने वाई के सब स्क्रिप्ट में लिखा है Z-1। तो ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है पी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शन की। अब हम कुछ उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे। द पी अल्फा रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन लिथियम इज बम्बार्ड विद प्रोटॉन। लिथियम, जब लिथियम के ऊपर हमने प्रोटॉन को फॉल करवाया तो वो क्या हुआ, कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास आया, डेट इज बेरिलियम 84, और जब वो ब्रेकअप होगा तो 2 हमारे पास हीलियम के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास बेरिलियम 48 है ये बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस बना है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है एंड स्प्लिट इनटू द 2 अल्फा पार्टिकल्स, और हमने देखा कि 2 अल्फा पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है। ये हमने देखा कि 2 हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स में टूट जाता है एंड फर्स्ट अल्फा पार्टिकल हैज़ एनर्जी ऑफ द सेवरल मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये जो हमारा पहला अल्फा पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये हमारे पास है पी अल्फा न्यूक्लियर रिएक्शंस। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल है, द पी अल्फा रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन द फ्लोरीन इज बम्बार्ड विद प्रोटॉन। अब हमने फ्लोरीन के ऊपर प्रोटॉन को बम्बार्ड करवाया तो उसके मैस नंबर में भी इंक्रीमेंट हुआ, वो 19 से 20 हो गया, और जिसका मैस नंबर एटॉमिक नंबर था वो 10 हो गया, 9 + 1 = 10। अब चूँकि हमने हीलियम को निकालना है तो इसका मतलब यहाँ 20 में से 4 निकलेंगे तो 16 बचा, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर में से 2 निकलेंगे तो 8, और हमें पता है 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है, तो प्रोडक्ट साइड पे हमें ऑक्सीजन का न्यूक्लियस मिला और साथ में अल्फा पार्टिकल्स मिले। द पी अल्फा रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन बोरॉन इज बम्बार्ड विद प्रोटॉन। अब हमने बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है उस पर क्या करना है, प्रोटॉन को फॉल करवाना है। जब प्रोटॉन को फॉल करवाया तो वो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास बना, देखें ना, 5 + 1 = 6, और 6 का एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, तो इसे आइडेंटिटी हुई कि वो कार्बन बना, C612। अब ये जब कार्बन हमारे पास ब्रेक होगा तो क्या हमें देगा, बेरिलियम 48, और साथ में एक अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर से इमिट कर देगा।
नेक्स्ट जो हमारे पास पीछे बेरिलियम 4 8 बना है, यहाँ पे जो हमारे पास बेरिलियम 8 4 बना है, क्या कह रहे हैं, इज़ हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, एंड ब्रेक्स अप इनटू 2 मोर अल्फा पार्टिकल, और मज़ीद 2 अल्फा पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो जाएगा। अनस्टेबल था, जब ब्रेक हुआ तो 2 अल्फा पार्टिकल्स मिले। द फाइनल रिजल्ट ऑफ बम्बार्डमेंट इन दी अल्फा पार्टिकल इन 3 अल्फा पार्टिकल्स, और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिला है ना, उसमें हमें 3 अल्फा पार्टिकल्स मिले हैं। जब हमने बोरोन के ऊपर हाइड्रोजन को फॉल करवाया तो एज अ रिजल्टेंट तमाम रिएक्शन होने के बाद हमें 3 अल्फा पार्टिकल्स मिले। कैसे, देखें, यहाँ पे ये बोरोन है, इसके ऊपर हमने पहले हाइड्रोजन को फॉल करवाया तो एक हमारे पास हीलियम का पार्टिकल यहाँ पे आया। उसके बाद हमने कहा ये खुद अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक हुआ तो 2 पार्टिकल इसने हीलियम के दे दिए। तो जब इसका मतलब जो कंबाइन, जब बेरिलियम ब्रेक हुआ और पीछे के हीलियम एक पीछे भी हमें हीलियम पार्टिकल मिला, तो कितने देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 हीलियम पार्टिकल मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बोरोन पे जब हमने हाइड्रोजन को फॉल करवाया तो बेरिलियम बना, बेरिलियम खुद अनस्टेबल था, फिर जब वो ब्रेक हुआ तो उसने 2 मज़ीद हमें हीलियम पार्टिकल दिए, और पीछे भी हमारे पास एक हीलियम पार्टिकल था। तो यहाँ पे 3 अल्फा पार्टिकल्स मिले। हमारे पास कितने, हमें 3 अल्फा पार्टिकल्स मिले यहाँ पे, और हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल्स ही कहते हैं। और अब देखते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मल्टीपल पार्टिकल प्रोडक्शन, और इस रिएक्शन में हमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स मिल रहे थे, तो इसे हमने कह दिया कि हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल प्रोडक्शन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है पी एन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि हम प्रोटॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल यूज़ करेंगे, और जो हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा वो न्यूट्रॉन मिलेगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड p न्यूट्रॉन रिएक्शंस व्हेन प्रोटॉन इज बम्बार्ड ऑन टारगेट न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट गिव्स 1 प्रोडक्ट पार्टिकल। ठीक है, एक हमें प्रोडक्ट पार्टिकल मिलेगा जो कि न्यूट्रॉन होगा एज अ न्यूट्रॉन। द p n रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बिकॉज Q वैल्यू इज यूजुअली नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है पी एन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये हमारे पास एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक कैसे पता चला, क्योंकि जब हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी रिएक्शन की हम क्यू वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब उस फार्मूले से सारा ये प्रोसीजर किया गया तो देखा गया कि इस रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आ रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए हम कहते हैं ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ जाए हम कहते हैं ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हमने इसमें जो हमारे प्रोटॉन फॉल करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोटॉन है, हम टारगेट न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा और कंपाउंड न्यूक्लियस बना देगा। और जो उसके बाद चूँकि हमने इसमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा है A+1। ठीक है, कंपाउंड न्यूक्लियस के ऊपर A+1 लिखा है, तो हम क्या देखते हैं A+1 है, और हमने न्यूट्रॉन निकालना है, तो ज़ाहिर सी बात मास नंबर में कमी आएगी, तो जब माइनस कर देंगे 1, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया A = 0, तो A हमारे पास क्या आया, 0 आया। तो ये देखें जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसका और रिएक्ट करने वाले न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है, सेम आ रहा है। अब एटॉमिक नंबर में भी एक का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि प्रोटॉन को फॉल करवा रहे हैं यहाँ से, तो Z+1। अब चूँकि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोटॉन पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, तो वो ये वाली चीज़ हमारे पास सेम वही रहेगी, Z+1। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है पी एन न्यूक्लियर रिएक्शंस की। नेक्स्ट इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बोरोन 511 पे हाइड्रोजन को फॉल करवाएंगे, कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास कार्बन का बनेगा, और जब कार्बन हमारे पास ब्रेक होगा एक वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन को निकालेगा। जब न्यूट्रॉन को निकाला है तो इसका मतलब उसके एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो तो 6 ही रहना, तो मतलब कार्बन ही बनना है। यही बात यहीं ये यहाँ भी की है कि देखें जो हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होती है। ठीक है, प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिएक्टर न्यूक्लियाई में देखा गया कि जो मैस नंबर है वो तकरीबन दोनों का सेम आता है, ए दोनों का सेम है, यहाँ भी 11 और 11 ही है। लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें एक का इंक्रीमेंट होगा, अगर यहाँ पे Z था तो यहाँ पे Z+1 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 है, मतलब एक का इंक्रीमेंट हुआ है और साथ में एक न्यूट्रॉन इमिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, हम ऑक्सीजन
ठीक है। ऑक्सीजन 18 पे हाइड्रोजन को फॉल करवाएंगे तो वो हमारे पास फ्लोरीन बनेगा, और जब फ्लोरीन ब्रेकअप होगा तो वो एक न्यूट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास फ्लोरीन का आइसोटोप्स F918 बन जाएगा। सेम इसी तरह से इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से हम PN न्यूक्लियर रिएक्शंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पी गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन। अब पी गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा कि हम प्रोटॉन को फॉल करवाएंगे, टारगेट न्यूक्लियस इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, खुद एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करेगा, और वो जो रेडिएशंस होंगी वो हमारे पास गैमा रेडिएशंस होंगी। अब हमें पता है जो गैमा रेडिएशन होती हैं दे आर एक्चुअली चार्जलेस एंड मैसलेस, इन पे कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब है ना इसका एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क आएगा, ना मैस नंबर में फ़र्क आएगा। जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस रिएक्टेंट न्यूक्लियस होगा, ना ही उसके मैस नंबर में फ़र्क आएगा, ना ही उसके एटॉमिक नंबर में फ़र्क आएगा। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच बम्बार्डिंग इज सिंपली कैप्चर्ड बाय टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है, जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो बम्बार्ड होने वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लेगा एंड जनरेटेड कंपाउंड न्यूक्लियस, और कंपाउंड न्यूक्लियस बनाएगा, इज अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल होगा, विच बिकम लेस अनस्टेबल बाय इमिटिंग गैमा रेज। वो क्या होगा, अपने अंदर से कुछ गैमा रेज को इमिट कर देगा और खुद कम अनस्टेबल हो जाएगा। फोटोन ए गैमा रे फोटोन रेदर देन अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के बजाय वो गैमा रे को अपने अंदर से निकालेगा, और अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड पी गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकालने के बजाय गैमा रेस को निकाल रहा है, उस रिएक्शन को पी गैमा न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब हमने प्रोटॉन को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाया है XAZ, वो कंपाउंड न्यूक्लियस बना, उसने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया, उसके मैस नंबर में भी इंक्रीमेंट 1 का हुआ और उसके एटॉमिक नंबर में भी 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे आई तो वो उसका जो मैस नंबर था उसमें भी 1 का इंक्रीमेंट है न्यूक्लियाई में, और उसके एटॉमिक नंबर में भी 1 का इंक्रीमेंट है, क्योंकि वो गैमा रेज को अपने अंदर से निकाल रहा है, और गैमा रेज चार्जलेस होती हैं, मैसलेस होती हैं, तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर मैस नंबर में कोई फ़र्क नहीं आया। जो कंपाउंड न्यूक्लियस का था वही प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का हमारे पास आया, और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसकी निस्बत जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है उसके मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एल्यूमिनियम 2713, इसमें जब प्रोटॉन को फॉल करवाया तो ये हमारे पास बना सिलिकॉन 1428, क्योंकि 13 + 1 14 और 14 एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन अनस्टेबल था तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करके खुद थोड़ा स्टेबल बन जाएगा। अब गैमा रेस को अपने अंदर से निकाला है तो उसका मैस नंबर एटॉमिक नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सेकंड एग्जांपल कार्बन की है, कार्बन 612, इसमें हाइड्रोजन को जब हम फॉल करवाते हैं तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, और 7 एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, N13 7, और जब ये ब्रेकअप होगा, ठीक है, तो ये अपने अंदर से गैमा रेज को निकाल देगा और खुद थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होगी वो कंपाउंड न्यूक्लियस ही होगा। लास्ट हमारे पास टाइप्स है PD न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब, प्रोटॉन एज अ प्रोजेक्टाइल होगा, और जो हमारा इमिटिंग पार्टिकल होगा, आउटगोइंग पार्टिकल होगा, वो हमारा न्यूट्रॉन होगा। इस रिएक्शन में हम प्रोटॉन को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाएंगे, वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा और खुद कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। और चूँकि कंपाउंड न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो जब वो स्टेबल खुद होने की ट्राई करेगा तो क्या होगा, वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन को इमिट करेगा। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस व्हेन डिसइंटीग्रेशन इज केस्ड बाय प्रोटॉन। जब प्रोटॉन क्या करता है, किसी भी न्यूक्लियाई को तोड़ता है तो इस रिएक्शन में वो अपने अंदर से न्यूट्रॉन्स को निकालेगा, आर कॉल्ड पी न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पे बेरिलियम है जिसका मैस नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 4 है, प्रोटॉन को बम्बार्ड करवाया तो मैं उसका एटॉमिक नंबर 5 हो गया, और 5 एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है, बोरोन 10 5, ये अनस्टेबल कंपाउंड न्यूक्लियस है, और जब ये अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन को निकालेगा तो इसका एटॉमिक नंबर दोबारा से 4 हो जाएगा, 4, अब 4 फिर बेरिलियम का ही होगा तो इसका मतलब Be48 बन गया। इस रिएक्शन में देखा जाए तो जो मैस नंबर है उसमें एक की कमी आ रही है, जो रिएक्टेंट वाली न्यूक्लियाई है उसका मैस नंबर में एक का इंक्रीमेंट है, जबकि प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में एक डिक्रीमेंट है, एक का डिक्रीमेंट है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है लिथियम 37, उसमें जब प्रोटॉन को फॉल करवाया उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसका एटॉमिक नंबर 4 हो गया। अब एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम का होता है तो
4 8 बन गया, और जब ये फर्दर ब्रेकअप होगा तो ये अपने अंदर से लिथियम और एक न्यूट्रॉन को निकाल देगा। अब न्यूट्रॉन का मैच नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो ज़ाहिर सी बात है 8 में से जब 2 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा, और 4 में से जब माइनस करेंगे 1 तो 3, तो ये 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है। तो ये हमारे पास लिथियम 3 6 है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी, कुछ हमारे पास टाइप्स थी ट्रांसम्यूटेशन बाय फोटोन की।